Hello, dear student. Today we are going to start our civics books second chapter, that is विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है ना, विविधता के बारे में। ठीक है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पे हम लोगों ने जैसे फर्स्ट चैप्टर में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट इज डाइवर्सिटी। ठीक है, विविधता क्या होती है। तो विविधता का जो होता है अर्थ होता है कि तरह तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ term categories of people, those who speak different type of language, different type of food items they eat। ठीक है, तो क्या वो पहनते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, कौन कौन से खेल खेलते हैं और कैसे उत्सव मनाते हैं। तो ये सब जो है डिपेंड करता है वहाँ पे रहने वाले। ठीक है, जो तरह तरह के लोग खेलते हैं वो डिपेंड कहाँ से करता है कि वहाँ का क्या है, जियोग्राफी कैसा रहा और उसका इतिहास का क्या उसका इफेक्ट है। तो ये बहुत डिपेंड करता है किसी भी एरिया में रहने वाले लोगों के व्यवहार को क्या कहते हैं, उसके ऊपर जो है वह डिफर करता है कि वहाँ का कैसी स्थलाकृति कैसी है, वो पहाड़ी इलाका है कि मैदानी इलाका है। ठीक है, और इतिहास का भी असर होता है, हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री में जैसे कि हिस्ट्री में क्या हुआ था वहाँ पे। जैसे कि आपको देखोगे बहुत पहले मतलब व्यापारी लोग, ट्रेडर्स यहाँ से वहाँ जाते थे और उसके साथ बहुत तरह के लोग भी जाते थे ना, जो पिलग्रिम्स होते थे। तो वो अपने यहाँ के देश की विचारों को, ठीक है, धर्म को दूसरे देशों में ले जाते थे। तो फिर वहाँ पे वो जाने से फिर वो चीज़ें वहाँ पर प्रैक्टिस में हो जाती थी। जैसे आपने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में कि जो लद्दाख से ही बौद्ध धर्म तिब्बत में गया था। ये वहाँ पे ट्रेडर्स जब लद्दाख से तिब्बत गए तो तिब्बत में भी बौद्ध धर्म को ले गए। फिर बाद में तिब्बत में बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ। तो ऐसे करके इतिहास जो है, बहुत सारे व्यापारी जहाँ भी गए उन्होंने वहाँ की चीज़ों को कैसे फैलाया, है ना, अपने धर्म के, अपने विचारों को। तो इस प्रकार इतिहास का भी बहुत असर होता है ना, किसी भी जगह की भाषा और वहाँ के बहुत रहन सहन और उनके रीति रिवाजों पर। ठीक है, फिर आप देखोगे इस वजह से आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत कैसे विविधताओं वाला देश है। तो इसका वही है कि भारत में इतनी विविधताएं क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ सदियों से आप देखोगे बहुत तरह के यात्री, ठीक है, जो है यहाँ पे आते रहते थे। और जिसकी वजह से बाहर से आने वाले जितने भी यात्री, जितने विदेशी लोग आए, वो यहाँ पे आकर के उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे समावेश किया। तो डिफरेंट, आप देखो विभिन्न प्रकार के लोग, विचारधारा, धर्म और कस्टम्स जो है यहाँ पे भारत में प्रचलित हुआ। उसका मुख्य कारण है कि भारत में बहुत तरह के लोग यहाँ पर जो आए थे, ठीक है, पास्ट में, उन्होंने यहाँ पे विविधताएं लाई। जैसे आप देखोगे मेनली संसार में क्या होते, 8 मुख्य रिलीजन पाए जाते हैं और भारत में हर धर्म के, 8 धर्म के जो फॉलोअर्स हैं यहाँ पे जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 1600 से 1600 से भी ज़्यादा, है ना, लैंग्वेज बोले जाते हैं। जो कई लोग यहाँ पे तो डायलेक्ट है, मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा क्या होते हैं, डांस है। ठीक है, तो कई बार जो इतनी डाइवर्सिटी भारत में पाई जाती है, ठीक है, हम लोग सबको क्या करते, सेलिब्रेट नहीं करते, है ना। और ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोग जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर और बहुत ही ज़्यादा सेफ कम महसूस करते हैं, कंफर्टेबल, जब कोई हमारे जैसा दिखता है, ठीक है, जो हमारी तरह बातें करता है, हमारे जैसे कपड़े पहनता है, हमारी तरह सोचता है। तो हम उनके साथ रहना ज़्यादा, है ना, पसंद करते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। और कई बार जब हम ऐसे लोग से मिलते हैं जो हमसे बहुत डिफरेंट लगते हैं, है ना, जो हमें बहुत अजीब सा, अननोन सा लगता है, तो हम ये समझ नहीं पाते कि, है ना, सोचने लगते हैं कि वो हमसे अलग क्यों है। और कई बार जो है ऐसे लोग जो अलग हमसे दिखते हैं उसके बारे में अलग राय बना लेते हैं। जैसे इमेजिन करो कि मान ले कोई राजस्थान का व्यक्ति है, ठीक है, राजस्थान से जो राजस्थानी है वो कहाँ गया, साउथ इंडिया गया, ठीक है, तो लिख नहीं पाते यार। हाँ, तो राजस्थान गया तो वो कहाँ गया, साउथ इंडिया में गया। तो क्या होगा कि साउथ इंडिया में जाएगा तो राजस्थान, वहाँ पे क्या होता है, साउथ इंडियंस लोग जो है वो थोड़ा सा अलग दिखते हैं। और जब वहाँ साउथ में जाएगा तो क्या होगा कि उसको अपने जैसे लोग दिखेंगे नहीं, तो उसे लगेगा कि ये लोग अलग क्यों है। तो वो उनके साथ जो है वो मिक्सअप नहीं हो पाएगा। तो ये केवल राजस्थानी लोगों के लिए नहीं है, ये हर स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए। जैसे हरियाणवी लोग जो है हरियाणा के, वो हरियाणवी बोलते हैं, उनके अलग कपड़े होते हैं, ट्रेडिशन होता है। जब वो कहीं किसी और स्टेट में जाएगा
तो उसको भी क्या होगा कि वो उससे मिक्सअप नहीं हो पाएगा, और वो तो इस प्रकार जो है वो उससे वो आश्वस्त और अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करेगा। तो ऐसा होता है कि हम जो हमसे अलग दिखते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि वो हमसे अलग क्यों है, और उसके बारे में हम लोग अपनी कोई ऐसी राय बना लेते हैं। ठीक है, फिर ये हाँ, तो राय बना लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे इसको पूरा जो किसी के बारे में जो राय बना लेना, ठीक है, किसी के बारे में मन में से धारणा बना लेना, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये कहलाता है पूर्वाग्रह। ठीक है, कई बार ऐसे हम लोग जो है लोगों के बारे में सोच लेते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ना, इसको आप थोड़ा पढ़ लेंगे, जो ग्रामीण और शहरी लोग के बारे में दिया हुआ है कि रूरल्स लोग कैसे होते हैं, है ना, ग्रामीण लोग कैसे होते हैं और शहरी लोग कैसे होते हैं। तो ये चीज़ हमारे मन में ऐसी धारणा बनी हुई है कि गांव में जो है भारत में गांव में रहने वाले लोग कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो अक्सर हम सोचते हैं कि गांव में रहने वाले लोग क्या होते हैं कि वह वैसे ही पिछड़े से रहना पसंद करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अशिक्षा होती है, वो तो गंदे से रहते हैं। ठीक है, और जो है वो उनके अंदर ये चीज़ होता है कि हमें अगर काम नहीं है तो हम शहर की तरफ जो है वो माइग्रेट करने लगते हैं। जबकि शहरी लोग क्या होते हैं, शहरी जीवन बहुत आसान होता है, यहाँ के लोग बेरे और आलसी होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो धारणा हमारे मन में बन जाती है कि गांव के लोग ऐसे होते हैं तो शहर के लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम लोगों को सोचने लगते हैं कि ग्रामीण लोग कैसे होते हैं, अज्ञानी, है ना, वो पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत गंवार से होते हैं। जबकि शहर के लोग क्या मानते हैं कि वह लेजी होते हैं और सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, है ना, पैसे की तरफ भागते हैं। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती है, जिसको हम लोग, है ना, किसी मन में इस तरह का नेगेटिव जो छवि बन जाती है किसी के प्रति, है, नकारात्मक सोच, इसको कहा जाता है क्या, पूर्वाग्रह। ठीक है, तो ये पूर्वाग्रह जो है वो क्या होता है, जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं, अपने इसको हम दिमाग में बैठा लेते हैं कि अरे वो तो बहुत कंजूस है, वो आलसी है। ठीक है, और वो जो है क्या होता है, लड़ाकू है, इस तरह की जो नेगेटिव थिंक हमारे मन में बैठ जाती है, हमारे मन में अपराधी है, तो ये जो है क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह। ठीक है, और हम उसको साथ चूंकि ऐसा सोचते हैं उसके लिए, तो हम उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो कई बार जो है ये चीज़ें क्या होता है कि हाँ, जो है अक्सर जो हम ऐसा मन में धारणा बना लेने से क्या होता है कि हम लोग ऐसे लोग की इज्जत नहीं कर पाते। ठीक है, जब हमारे मन में ऐसी गलत छवि बन जाती है, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है ना, भाषा को लेकर, अंग्रेजी और हिंदी भाषा को लेकर, कि हमें क्या लगता है कि अंग्रेजी भाषा ज़्यादा, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, जबकि हिंदी भाषा को बहुत हम लोग क्या मानते हैं, इसको नेगलेक्ट करते हैं कि हिंदी पढ़ना तो, है ना, वो ज़्यादा, है ना, मतलब वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इससे अच्छा इंग्लिश पढ़ेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा क्या होगा, समाज में रेस्पेक्ट होगा। तो हम लोग इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने लगते हैं और हिंदी को नकारते जाते हैं। तो ये जो है और इससे अंग्रेजी के अलावा हम कुछ भाषा नहीं बोल पाते हैं, नहीं हम हिंदी की इज्जत कर पाते हैं। तो ये हमारे मन में बैठ गया है, क्या बैठ गया है, है ना, धारणा कि अंग्रेजी भाषा ही वो क्या है, हमें सम्मान दिलाएगी, है ना, अंग्रेजी भाषा ही अच्छी होती है। तो ये चीज़ें हम पूर्वाग्रही कई चीज़ों के बारे में हो सकते हैं, जैसे हम किसी के धार्मिक विश्वास के बारे में, ठीक है, उनकी चमड़ी को लेकर जो है, क्या गोरे कालों को लेकर जो है वह ना, क्या वो पहनते हैं, क्या वो बोलते हैं, इन सब को लेकर हमने मन में एक धारणा बन जाती है। और पता है, पूर्वाग्रह इतना धारणा ऐसी पक्की हो जाती है कई बार कि हमारे मन में ऐसी छवि बैठ जाती है सामने वाले के प्रति कि हम उससे दोस्ती भी नहीं करना चाहते, है ना, हमें लगता है कि उसका व्यवहार जो है तो दोस्ती भी नहीं करते ना, उससे बात करना पसंद करते हैं। और इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि क्या करते हैं, हम उन्हें हर्ट पकड़ देते हैं, उनको दुख पहुंचा देते हैं। तो अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक, दैट इज है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इन द जेंडर इशू में, है ना, लड़के लड़कियों में भेदभाव, जो आप जो इसको पढ़ेंगे ना, स्टीरियोटाइप्स, जो पूर्वाग्रह होता है, जो रूढ़िवादी भावना है, ये कैसे बैठती है मन में, है ना, कोई चीज़ हमारे मन में जो हो जाता है, पूर्वाग्रह रूढ़िवादी धारणा बैठ जाती है, तो हम किस प्रकार जो है भेदभाव करने लगते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ना कि एक बॉय गर्ल का मीनिंग क्या होता है, तो जनरली भी से कि एक बॉय गर्ल ऐसा होता है क्योंकि उसका बर्थ उसमें हुआ है, बॉय का बॉय में बर्थ हुआ है, गर्ल्स का गर्ल्स में हुआ है। लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, बट इफेक्ट क्या है कि कई बार जो है हम लोग बहुत ज़्यादा जो बॉयज़ और गर्ल के बारे में अब ऐसी धारणा बना लेते हैं कि नहीं, ये लड़के लड़कों को ऐसा होना चाहिए, लड़कियों को ऐसा होना चाहिए। ठीक है,
और इस वजह से हम लड़के लड़कियों में इस प्रकार का भेदभाव करके उसको वो चीज़ें सिखाते हैं। थोड़ा सा इसको बॉक्स में पढ़ लें, ये क्या बात हो रही है, इसको इम्पोर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। आप देखोगे इस पे जो पिक्चर में कुछ जो बने हैं है ना, इसमें आप देख सकते हो ये जो लोग हैं ना विकलांग बच्चे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो लोग पहले जो है ना जो है लोग तरह की बातें करते हैं, हम दूसरे से अलग दिखते हैं, क्या उसका दिमाग सही है, ठीक है। इस तरह के जो विकलांग बच्चे हैं, या कुछ दिख रहा हुआ चित्र में, पिक्चर में, इनको विकलांग कहा जाता है। पहले डिसेबल्ड कहा जाता था, जो विकलांग जो कि हाँ हाँ कोई एक पार्ट जो है वो बॉडी का वो सही काम नहीं करता है। तो आज उनके लिए एक अलग प्रकार का टर्म यूज़ होता है, वो क्या है, वो है आपका क्या, खास ज़रूरत वाले बच्चे, है ना, स्पेशल नीड्स ऑफ चाइल्ड। तो इसको एक नया शब्द है, इसको भी आप याद रखेंगे। आज विकलांग बच्चों को विकलांग नहीं कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, खास ज़रूरतों वाले बच्चे। तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बच्चों आप ध्यान में इसको भी याद कर लोगे, ठीक है। आप किसी को विकलांग नहीं कह सकते हैं, आज उनके लिए एक नया शब्द जो है इस्तेमाल होते हैं, दैट इज़ स्पेशल नीड्स चाइल्ड। और इसके बारे में जो पहले पूर्वाग्रह थी, है ना, ये पूर्वाग्रह लोग ऐसे बोलते थे, तो इस तरह की बातें लोग पहले करते थे ना, कि ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं। तो अब है जो हम कुछ एक स्टेटमेंट लेते हैं, चलो और देखते हैं कि क्या होती है, हम किसी के बारे में स्टीरियोटाइप्स कैसे हो जाते हैं, है ना, कैसे हम उस चीज़ को जो है सोचते हैं कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, है ना, कि ये बच्चे तो ऐसे होते हैं, ये लड़के लड़कियां तो ऐसे होते हैं। तो जैसे एक स्टेटमेंट है, वे रोते नहीं हैं। तो आप देखोगे आमतौर पर जो क्वालिटी होता है, ये किसके लिए जोड़ के दिखाया जाता है, ये हम जोड़ते हैं किसके लिए, जनरली जो बॉयज़ और मेल जो होते हैं ना, फिर उनके लिए, पुरुषों मेन के लिए। क्योंकि बचपन से ही जब बॉय बच्चे, छोटे बच्चे जो है ना, जो चाइल्डहुड में गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये परिवार के लोग है ना, जो मेंबर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, उनको चुप कराने के लिए, ठीक है, कंसोल करते हैं कि अरे रो मत, तुम तो लड़की हो, ठीक है, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। तो ये चीज़ें उनको बचपन से लड़के सुनते जाते हैं। और जैसे जैसे वो चाइल्ड लड़का बड़ा होता जाता है, तो विश्वास करने लगता है कि लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों को रोना नहीं आता है ना, वो अपने आप को भी जो है ना, चोट लगती है या कुछ वो दुख होता है तो रोना मन होता है उसको, बट वो क्योंकि बचपन से सुनता आया है कि नहीं लड़कों को रोना नहीं चाहिए, डोंट क्राई, अगर आप तुम रोगे तुम तो लड़के हो, लड़के नहीं रोते हैं, ठीक है। तो वह रोना क्योंकि कमजोरी की निशानी है, ये चीज़ें लड़का ये मानने लगता है कि रोने से क्या होता है, दिस इज सिम्टम्स ऑफ वीकनेस। तो इसलिए जो है कई बार ऐसा नहीं है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों को रोने का मन होता है, खासकर जब उनको क्या है, जब वो एंग्री हो या कोई पेन हो उसको, ठीक है। तो लेकिन बड़े होने तक लड़के तो सीख जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही इनको सिखा दिया जाता है कि इनको रोना नहीं है। अगर उनको लड़का रोए तो उन्होंने क्या करेंगे, लोग उसको क्या करेंगे, उनको टीस करेंगे, उनका मजाक बनाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है वो अक्सर वो क्या करता है, किसी के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं, है ना। तो ये लगातार सुनते रहते हैं बचपन से ही हम, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती है, ठीक है। और हमारा समाज भी, जो सोसाइटी है, वो भी इन मान्यता को ही क्या होता है, विश्वास समझ मान लेता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और हम भी ऐसा फील करने लगते हैं, हमारे मन में ऐसा हो जाता है कि हमारा जो एटीट्यूड है, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। हम लड़के हैं तो हमें ऐसा होना चाहिए, हम लड़की हैं तो हमें ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज हमें उसी के अनुरूप देखना चाहता है, ठीक है। तो ये जो है धारणा बन जाती है। तो दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स, है ना, इसी को क्या कहते हैं, एक स्टीरियोटाइप्स, छवि की, मतलब किसी को एक छवि में बांध देना। तो क्या होता है कि जब हम, तो रूढ़िवाद धारणा का मतलब यही हुआ कि सारे लड़के ऐसे होते हैं, अब सभी लड़कों को क्या रोना नहीं चाहिए, ठीक है, सभी लड़कियां कैसी होनी चाहिए, सुशील होना चाहिए, है ना, सभी लड़कियों को जो है वह जो है क्या होना चाहिए, घरेलू काम करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है एक मन में हम लोग धारणा बना लेते हैं कि लड़कों को ये काम करना चाहिए और लड़कियों को ये काम करना चाहिए। तो क्या होता है, रूढ़िवाद धारणा में हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, और इसी को हम कहते हैं क्या, रूढ़िवाद धारणा, स्टीरियोटाइप्स। और ये न केवल किसी समुदाय के लिए होता है, बल्कि ये धारणा हम किसी देश के प्रति भी बना सकते हैं, किसी रिलीजन के लिए बना सकते हैं, है ना, जेंडर के लिए बना सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हम किसी को क्या कह सकते हैं, अरे वो तो बहुत स्टिंगी है ना, कंजूस, वो अपराधी है, या किसी को बहुत ज़्यादा क्या है ना, उसको प्लीज बेवकूफ़ है ना ठहराते हैं। तो ऐसा हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या है कि हम उसके मन में एक ऐसी बहुत ही अपने मन स्टीरियोटाइप्स
पक्की धारणा बना लेते हैं और इसी वजह से हम ऐसा मानने लगते हैं कि वो देश तो आतंकवादी है ना, ये इस धर्म में बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, ठीक है, ये धर्म बहुत ही ज़्यादा क्या है, अपने आप को जो है वह बैकवर्ड है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी मान्यताएं हैं। ठीक, तो ऐसे करके अक्सर हम कई बार ऐसे चीज़ें हम उसके बारे में बोलने लगते हैं, ठीक है, और ऐसी धारणा हम पूरे समूह के बारे में बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा होने से क्या होता है कि हम नहीं देख पाते कि ये सब इसमें नहीं हो सकते, इसमें कुछ व्यक्ति जो है वो अच्छे होंगे, उनकी क्षमता दूसरों से अलग होगी, ठीक है, बट इससे क्या होता है कि इस धारणा के बन जाने से एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को हम एक ही सांचे में जड़ देते हैं। जैसे होता है ना, जैसे पहले लोग क्या मानते थे कि जो हवाई जहाज होती है ना, ये लड़कियां नहीं उड़ा सकती है, ठीक है, पहले लोग ऐसा मानते थे कि पायलट, लड़कियां पायलट नहीं बन सकती है, लड़कियां इंजीनियर नहीं बन सकती हैं, गर्ल्स साइंटिस्ट नहीं बन सकती है। और ये धारणा, एटीट्यूड इतनी ज़्यादा थी कि इसका अक्सर इतना, इसका ऐसा असर हुआ कि काफ़ी लंबे समय तक हमने गर्ल्स को, लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका, ठीक है, और उसके टैलेंट को हमने क्या किया, उसको डिनाई किया, उसको नहीं स्वीकारा, क्योंकि लड़कियों को हम आगे बढ़ने नहीं देते थे कि नहीं नहीं, लड़कियों को उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। और इस वजह से लड़कियों को काफ़ी लंबे समय तक आगे बढ़ने से रोका गया। तो ये कितना गलत था, है ना, ये दोनों धारणा जो बनाने से आप देखो आज लड़कियों को जब मौका मिला है, तो आज लड़कियां क्या नहीं कर रही है ना, वो पायलट बन रही है, साइंटिस्ट बन रही है, सेना में जा रही है, ठीक है, युद्ध के मोर्चे पर युद्ध लड़ाई कर रही है। तो हर वो काम कर रही है जो पहले ऐसा माना जाता था कि लड़कियां या महिलाएं ऐसा काम नहीं कर सकती। तो ये होता है रूढ़ि, जब हम किसी के बारे में कोई धारणा मन बना लेते हैं ना कि लड़कियों को ये काम करना चाहिए, लड़कों को ये काम करना चाहिए, लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि हम उनकी काबिलियत को आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे इसमें एक थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये बॉक्स के बारे में देख लें, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ना, कुछ मुसलमान महिला लड़कियों के बारे में दिया हुआ है ना, जो इनके बारे में भी धारणा जो बनी हुई है कि ऐसा हम मानते हैं कि जो मुस्लिम गर्ल्स होती है उनको पढ़ने में रुचि नहीं लेते, और कई बार जो है उनको स्कूल इस वजह से नहीं भेजा जाता, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ऐसा हम इसे सोचते हैं कि लड़कियां तो मुस्लिम परिवार के जो होती हैं वो अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं, वो पर्दा में रखना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, है ना। बहुत जब इसका जो सर्वे किया गया तो कई बार जो है ऐसा ऐसा देखा गया कि ये बात नहीं है। इसमें एक कारण ये था कि बहुत ज़्यादा एक मुसलमानों की गरीबी, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और गरीबी की वजह से ही लड़कियों को स्कूल में नहीं भेज पाते थे या स्कूल से जल्दी निकाल लेते थे। तो ये है कि और जहाँ पे आप देखोगे तो इसको ये चीज़ मन में पक्की धारणा कितनी गलत है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि प्रायः जो है केरल, जो केरला स्टेट है ना, केरल राज्य में, वहाँ पे सरकार ने क्या किया कि स्कूल को घर के पास, हर स्कूल को घर के पास ही बनाया, वहाँ पे सरकारी बस की सुविधा दी गई, ठीक है, और रूरल एरिया में टीचर्स को स्कूल तक पहुँचाने में बहुत मदद मिलती है, और 60% वहाँ पे जो पोस्ट पर महिला शिक्षक को है ना अपॉइंट किया गया। तो ये सब कारणों की वजह से बहुत सारे जो गरीब परिवार के जो बच्चे थे वो स्कूल जाने में उनको मदद मिली, इसमें मुसलमान गर्ल्स भी शामिल थी, ठीक है। तो इस राज्य में, केरल में ऐसा प्रयास किया गया, एफर्ट किया गया, तो वहाँ ऐसा देखा गया कि मुस्लिम गर्ल्स भी स्कूल जा रही है, ठीक है। और जिन राज्यों में ऐसा प्रयास नहीं किए गए, तो वहाँ पे गरीब परिवार के बच्चे स्कूल जाने में क्या हुआ, मुश्किल आती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी और भी कास्ट के हो, है, चाहे वो SC हो चाहे ST हो। तो यहाँ पे मुसलमान लड़की को स्कूल के गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं है, बल्कि क्या है, गरीबी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम लोग ऐसा धारणा बनाते हैं कि नहीं, मुस्लिम महिला मुस्लिम है, वो धर्म में बहुत ज़्यादा जो है वो लड़की को पर्दे में रखना चाहते हैं, इसलिए स्कूल नहीं भेजते, लेकिन ऐसा कारण नहीं है, ये धारणा भी गलत है। धर्म कारण नहीं है, कारण क्या है, गरीबी है। तो ये चीज़ें आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो धारणा बन जाती है ना, वो जो है धारणा बन जाने से कई बार जो है किसी के प्रति गलत छवि बना लेते हैं ना, किसी समुदाय के प्रति, किसी के भी प्रति। अब देखो और क्या है आगे, हाँ, तो अब इसके बाद फिर क्या होता है कि ऐसा करने से, हाँ, तो यही होता है कि कभी कभी जो अनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो असमानता एवं भेदभाव, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे अंदर जो प्रेजुडिस है, जो स्टीरियोटाइप धारणा है, जो पूर्वाग्रह है और रूढ़िगत धारणा, आपने दो चीज़ समझी आपको, एक पूर्वाग्रह और एक रूढ़िगत धारणा। पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वाग्रह जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं किसी के बारे में,
और रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है, जब हम एक पूरे समूह को, ठीक है, चाहे वह पूरा समुदाय हो, चाहे वह देश हो, चाहे धर्म हो, ठीक है, उसको हम एक धारणा बना देते हैं। तो पूर्वाग्रह में होता है किसी एक के प्रति, और रूढ़िबद्ध धारणा में होता है एक बहुत बड़ा समूह, ठीक है, या वर्ग। तो ऐसी धारणा बना लेने के बाद हम क्या करते हैं कि हम ऐसा व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप, तो ऐसा क्या होता है कि हम अक्सर ऐसी धारणा की वजह से कुछ लोगों को क्या करते हैं, हर्ट करते हैं, है ना, उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसको कुछ एक्टिविटी में भाग लेने से रोकते हैं, उसको नौकरी करने से रोकते हैं, उसको मोहल्ले में रहने नहीं देते, उसको एक ही कुएं हैंडपंप में पानी नहीं लेने देते, ठीक है, और दूसरों के इस्तेमाल किए गए ना कपे चाय में चाय पीने नहीं देते। तो हम ऐसा जब करते हैं, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं उनके साथ, हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड भेदभाव, जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेट जो भेदभाव होता है ना, इसके भी कई कारण हैं जो हम भेदभाव करते हैं लोगों के से। तो ये भी है, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में समीर की कहानी पढ़ी थी, है ना, याद होगा आपको, समीर एक और समीर दो, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। पहले तो उनका धर्म अलग अलग है, समीर एक जो है वह हिंदू है, समीर दो मुस्लिम है, ठीक है। तो ये विविधता का पहलू है, चलो ठीक है, धर्म अलग अलग है, पर ये भेदभाव का कारण भी बनता है जब हम लोग क्या मानते हैं कि किसी धर्म में जो कस्टम्स है, रिवाज है, ठीक है, वो हमसे क्या है, लोअर, निम्न कोटि का है, ठीक है। तो एक तो हो गया धर्म को लेकर भेदभाव करना। दूसरा अंतर कब करते हैं, जब इकोनॉमिकली है, ठीक है। समीर दो क्या था, गरीब था ना, वो क्या था, पुअर था, तभी तो वो पेपर बेचता था, है ना, अखबार बेचता था। और जो समीर एक था वह अमीर था, क्योंकि वह स्कूल जाता था। तो ये जो अमीरी और गरीबी है, ये क्या होता है, ये विविधता का पहलू नहीं है, ठीक है, ये विविधता नहीं कहलाती है। ये क्या है, ये है अनइक्वालिटी, ठीक है। और कई बार जो है आप देखोगे, कई परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, ठीक है, जो उनकी बेसिक नीड्स होती है उसको पूरा करने के लिए पैसे और उनको साधन नहीं होते। यहाँ तो ऐसे लोग के साथ आप देखोगे अक्सर, है ना, दफ्तर में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, इनके साथ क्या होता है, इनके साथ जो है भेदभाव होता है, ठीक है, इनको नीचा दिखाया जाता है, इनका इंसल्ट किए जाते हैं गरीबी को लेकर। तो ये विविधता जो है और असमानता दोनों ही जो है भेदभाव का सामना जो है इसमें देखा जाता है। तो एक तो आप देखोगे कारण क्या होता है कि उस वे उस समुदाय के सदस्य होते हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। तो वो क्या होते हैं, गरीब होते हैं, ठीक है, उनके पास साधन का कोई साधन नहीं होता, सोर्स नहीं होता। तो इस आधार पर उनको भेदभाव किया जाता है कि वो हमको गरीब मानते हैं। दूसरा भेदभाव किस आधार पे होता है, कास्ट सिस्टम को लेकर, है ना, जात को लेकर। तो कई बार जो है कास्ट सिस्टम को लेकर भी जो है भेदभाव किए जाते हैं, ठीक है। तो किस लिए होता है, तो आपको देखता है कि एक हमारे हमारे भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है, इसमें अपर कास्ट के लोग जो दूसरी कास्ट के लोग को जो नीचे होते हैं, है ना, नीचे कैटेगरी के, उनके साथ जो है वो क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, ठीक है। तो अक्सर ऐसे लोगों को भेदभाव का शिकार होना पड़ता है ना। और जो निम्न कास्ट के लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दलित, ठीक है। दलित वो शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और वे सबको क्या, अनटचेबिलिटी, अछूत भी पसंद करते हैं ना, इनको अछूत भी कहा जाता है। और जो दलित का जो मीनिंग होता है, दैट इज द दबाया गया, है ना, ब्रेक किया गया, कुचला गया। तो आप देखो कि दलित के अनुसार यह सब इसलिए उनको रखा गया क्योंकि सदियों से इनको जो सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव जिनके साथ किए गए, जिसकी वजह से इन दलित जाति के लोगों को दबा कर रखा गया, ठीक है, ना, समाज में इनको हमेशा पिछड़े नीचे रखा गया, ठीक है। और तो सरकार ऐसे लोगों को क्या कहती है, एससी के वर्ग में रखती है, एससी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, है ना, इनको शेड्यूल कास्ट भी कहा जाता है। तो अब देखोगे यहाँ पे ऐसे कास्ट के लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है, जो दलित लोग होते हैं इनके साथ जब उनके भेदभाव होता है तो कैसा लगता है ना, भेदभाव का सामना करने पर। तो अब देखोगे बहुत हमारे भारतीय समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जीविका, है ना, जीविका चलाने के लिए कई तरह के अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। जैसे कोई टीचर है, पढ़ाता है, ठीक है, बर्तन बनाने वाले पॉटर, मछली पकड़ने वाले जो होते फिशरमैन होते हैं, ठीक है, बढ़ईगिरी होते, कारपेंटर, कोई फार्मर होता है, कोई वीवर्स होता है। और आप देखोगे इसमें से कई काम ऐसे होते हैं जो दूसरे के मुकाबले, है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप देखोगे सफाई करने, जो कचरा साफ करता है, जो कपड़ा धोता है, धोबी, बाल काटने वाले, कचरा उठाने वाले, ये ऐसे काम है जो बहुत ही कम
इम्पोर्टेंट के माने जाते हैं ना। सफाई करना, टॉयलेट बाथरूम साफ करने वाले, मेहतर, ठीक है, कचरा दाबना, ये इनको क्या माना जाता है, इन कामों को लोग क्या मानते हैं, ये बहुत ही गंदा और अपवित्र होता है। तो यही है जाति व्यवस्था का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू, जो हमारे भारतीय समाज में काम के आधार पर जो जाति व्यवस्था बनाई गई। तो इस जाति व्यवस्था में जो निम्न काम करते हैं, है ना, कचरा उठाने वाले, सफाई करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, इन लोगों को क्या माना गया, इनको माना गया निम्न जाति के लोग, क्योंकि इनके काम बहुत ही लोअर कैटेगरी के थे, ठीक है। तो ऐसे लोग के समूह के को कहा गया, सबसे नीचे रखा गया, है ना। जैसे सीढ़ी के तल होता है ना, जैसे सीढ़ी स्टेप्स में जो सबसे पहला जो होता है उस हाई कास्ट के लोग होते हैं, और जैसे जैसे पायदान नीचे आ जाता है, कैटेगरी जो है जात की, है ना, घटती जाती है। तो आप ये आप आगे पढ़ोगे, है ना, सब हमें जाति व्यवस्था के बारे में और पढ़ेंगे कि जाति व्यवस्था क्या है, कैसे बनाई गई, है ना। अगले अध्याय में इसके बारे में और विस्तार से चर्चा होगी, ठीक है। तो इनको जो सबसे नीचे जो समाज में ऐसे लोगों को रखा गया, ठीक है, जो गंदे काम करते थे साफ सफाई के, उनको क्या कहा गया, अनटचेबिलिटी, ठीक है, या उनको बहुत ही ज़्यादा अयोग्य कहा गया। तो ये थे जाति प्रथा के नियम, उस समय बहुत ही ज़्यादा कड़ाई से बनाए गए थे, और इन अछूतों को जो काम था, इन्हें केवल वही काम करना पड़ता था। जैसे कोई मेहतर है तो मेहतर का ही काम करेगा, जिसका बेटा और बच्चा होगा वो भी वही काम करेगा, ठीक है। कचरा उठाने वाले, मरे जानवरों को हटाने वाले, ऐसे जो गंदे काम करते थे, धोबी, नाइस, ठीक है, जो होते थे ना चाव, तो ऐसे लोग जो है उनको वही काम करते रहते थे, इससे उनकी जाति बच जाती थी। और ऐसे ऐसे लोग जो होते थे ना, तो उनको ये अधिकार नहीं था कि ऊंची जाति के लोग घर में घुसने का, है, गांव से कुएं पानी लेने का, और यहाँ तक कि मंदिर में भी जाने की इजाज़त इनको नहीं होती थी, ठीक है। ये अपने बच्चे को, दूसरी जाति के बच्चों के स्कूल में भी नहीं बैठा सकते। तो इस तरह जो हाई कास्ट के लोग थे, उन्होंने सारे अधिकार हासिल थे, ठीक है, और जो अछूत लोग थे उनको सारे अधिकार से उनको अलग रखा गया, है ना, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए। तो ये था भेदभाव, है ना। आप देख सकते हैं कैसे भेदभाव हो रहा है ना, भेदभाव इनके साथ भी जो है वह भेदभाव वो लोग कर रहा है, जो हायर सोसाइटी वाले हैं, वह ये जो है भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारी जो है इंडियन सोसाइटी में जो इनके टॉर्चर होता था, इनके साथ जो भेदभाव होते थे कि तुम तो लोअर कास्ट के हो, ठीक है, और हम हाई कास्ट के हैं। तो ये चीज़ें जो है सदियों से ऐसा भारतीय समाज में होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ये लोग पिछड़े रहे। तो आप देखिए इसमें आप एक एग्जांपल दिया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती का, जैसे कैसे इन्होंने भी बचपन से भेदभाव का जिनको सामना करना पड़ा, और किस प्रकार इन्होंने जाति के तहत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। तो ये कौन थे बच्चों, ये थे हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर, दैट वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जिन्होंने जाति व्यवस्था पे आधारित भेदभाव के बारे में उन्होंने अनुभव पे लिखा था, ठीक है। जब वो बड़े हुए थे, जब वो बहुत बड़े, है ना, बैरिस्टर बने, और उन्हें पूरा जीवन अपना अपने दलित जाति जो निम्न कास्ट के लोगों के अधिकार को लेकर, उनको समानता का अधिकार देकर देने के लिए वह लड़ते रहे। तो ये उनके बारे में कहानी दी हुई है, सो आप लोग उसको पढ़ लेना, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जो है कैसे बचपन में जब वह 8-9 साल के थे, तो कैसे उनके साथ भेदभाव किया गया, ठीक है। तो ये कहानी बहुत लंबी है, या इसको कहानी आपके लिए है, मैंने इसको आप पढ़ोगे, ठीक है। बस इतना बात भीमराव अम्बेडकर के बारे में लोग जानेंगे कि वो कौन थे। तो आप देख लेंगे भीमराव अम्बेडकर जो थे ना, वह किस किस जाति के थे। तो वह ये जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज कि वो महार समुदाय के थे, है ना। बम्बई में इनको जो महार समुदाय को अछूत माना जाता था, तो उसी जाति के थे, और इसी की वजह से जो है उनके साथ जो है बचपन में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया गया था। और कैसे वो अपनी घटना बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे, तो जब उनको कहीं जाना था, तो कैसे जो है स्टेशन मास्टर और बैल जो गाड़ी वाले ने भी उसको अपनी गाड़ी में नहीं बैठाया, और जब उनकी जात को उन्होंने पूछा, तो जब उन्हें जात सुनी, तो कैसे उनके साथ भेदभाव किया, और ऐसे भेदभाव की वजह से जो है कितना उनका मतलब अपमान किया गया, ठीक है। तो ये कहानी आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ द, ये बॉक्स में है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, है ना, भीमराव अम्बेडकर के बारे में, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसको एक बार देख लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर जिनका देखो जन्म हुआ था 1891 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में, तो ये आप डेट याद कर लेना। और जो भीमराव अम्बेडकर थे, ये भारतीय संविधान के पिता, है ना, ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये दलितों के मतलब छूतों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, ठीक है। तो इनको मतलब माना जाता है क्योंकि इन्होंने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, है ना, दलितों को अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया, ठीक है।
इनको समानता का अधिकार दिलाने के लिए। तो ये महार जाति में है ना विभाजन हुआ था, जिनको छूत माना जाता था। और महार लोग भी क्या होते थे, गरीब होते थे, है ना, उनके पास जमीन नहीं होती थी और उनके बच्चों को भी वो खुद सा काम करना पड़ता था जो वो करते थे। इन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त उनको नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो ये इनके साथ ऐसा बहुत भेदभाव इनके समुदाय के लोगों के साथ होता था और इस चीज़ को भीमराव अम्बेडकर ने भी बचपन में काफ़ी महसूस किया। और कितने संघर्ष से जाकर के भीमराव अम्बेडकर ने बचपन में अपनी पढ़ाई पूरी की। तो अम्बेडकर जो थे अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे, ये भी याद आप रखोगे, अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। ठीक है, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और कितना संघर्ष से उन्होंने पढ़ाई की है। ठीक है, और बाद में जब वो बड़े हुए कॉलेज की पढ़ाई की, ठीक है, फिर वकील बनने के लिए वो इंग्लैंड गए। उसके बाद उन्होंने बाद में जब वकील बनकर आए तो उन्होंने अपने दलितों के बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया और यहाँ तक कि दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को भी कहा जो जाति व्यवस्था से बाहर निकाला। तो उन्होंने दलितों को आह्वान किया कि तुम भी पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, सरकारी नौकरी करो, ताकि तुम्हें जाति व्यवस्था से बाहर निकलने में आपको मदद करे। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए, जिसमें उन्होंने बहुत दलितों मंदिर में प्रवेश करे, क्योंकि मंदिरों में उस समय दलितों को जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने अम्बेडकर ने भी इसका भी नेतृत्व किया और इसके लिए भी उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद अम्बेडकर ने एक नए धर्म की तलाश की जो सबको समान निगाह से देखे, क्योंकि हिंदू धर्म में क्या था, आपको पता है हिंदू धर्म में तो बहुत ज़्यादा भेदभाव है। हिंदू धर्म में ही तो जाति व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तब जाके उन्होंने परिवर्तन किया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म में सबको समान माना जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और इस प्रकार उन्होंने दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ जो लड़ने के लिए, ठीक है, उन्होंने समाज के लोग आह्वान किया कि सबकी इज्जत होनी चाहिए, है ना, ताकि किसी को जो है अपना इंसल्ट अपमान न लगे। तो ये थी जो कहानी है, इस कहानी को आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, इस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कि हमें और किसी के साथ हम भेदभाव करते हैं गरीबी को लेकर, जाति को लेकर, कह रहे तुम तो निम्न जात की हो, तुम्हें तो है ना आगे हमारे साथ तुम रह नहीं सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते हो, तो हमारे साथ पढ़ नहीं सकते। और हर चीज़ से हम उनको क्या करते हैं, उनको वंचित वंचित मतलब होता है कि उनको दूर रखते हैं और उन्हें कोई आदर सम्मान नहीं मिलता, उनको हमेशा दुत्कारा जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है यह भेदभाव बहुत ही ज़्यादा उनको क्या होता है, उनको हर चीज़ से रोक देते हैं। तो ये जो है आप देखोगे इसके बाद जब हमारी संघर्ष चलता रहा, भीमराव अम्बेडकर ने काफ़ी इसका लंबा आंदोलन चलाया और उस दौरान क्या था कि हमारे देश में ब्रिटिश शासन भी था। ठीक है, आप आगे के अध्याय में आप सभी जानते हैं, एट द टाइम दैट वाज ब्रिटिश रूल। ठीक है, हमारे भारत में शासन था और बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे देश में जो ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए भी जो था वो भी संघर्ष चल रहा था। ठीक है, जिसमें समानता को भी वहाँ में मतलब दोनों संघर्ष चल रहे थे। एक तो अंग्रेजों से शासन से आज़ादी पाने के लिए चल रहा था और दूसरा संघर्ष क्या था कि जो दलित लोग थे वो समानता को के लिए भी वो संघर्ष कर रहे थे, जिसमें दलित, औरतें, ठीक है, जो जनजाति समाज था, है ना, एससीटी और किसानों ने भी अपना जीवन में जो अनइक्वालिटी के साथ होता था, जो गैर बराबरी चल रही थी, ठीक है, इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये लड़ाई भी वो साथ साथ लड़ रहे थे। तो इसके लिए क्या हुआ कि ऐसे ये दलित आंदोलन जो हुए, है ना, जो उनके नेतृत्व में हुआ, भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में, तो बहुत सारे दलितों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और मंदिर में प्रवेश करने के लिए पहले संघर्ष किया। तो मतलब उनका पहला आंदोलन था मंदिर प्रवेश आंदोलन, कि हमें भी मंदिर में जाने का अधिकार है। ठीक है, भगवान के द्वार में सब बराबर है, कोई भी बड़ा छोटा छुआछूत नहीं है। और ऐसा करके उन्होंने पहला आंदोलन चलाया था भीमराव अम्बेडकर ने, मंदिर प्रवेश आंदोलन। फिर उसके महिलाओं ने भी मांग रखी, क्योंकि हमारे देश महिलाओं को भी बहुत पीछे माना जाता था। ठीक है, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, लड़कियों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। तो महिलाओं ने भी अपना आंदोलन जारी रखा और उन्होंने भी शिक्षा की मांग की कि अगर पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है तो उन्हें भी वैसे ही अधिकार मिले। तो महिलाओं ने भी आंदोलन किया शिक्षा के लिए। ठीक है, फिर किसानों और दलितों ने भी अपनी जमींदारों से ऊंची ब्याज की दरों में छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो आप देखोगे उस समय ये भी संघर्ष साथ साथ चल रहा था।
ठीक है, जाति दलित किसान, ठीक है, और जो है महिलाएं, सभी आपस में आंदोलन कर रहे थे। तो उसके बाद संघर्ष लंबा चला, ठीक है। आपको पता है फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, है ना। इंडिया वाज बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। हमारा भारत एक राष्ट्र बना, ठीक है। और हमारे नेताओं ने समाज में जो जो उसमें बहुत तरह की जो असमानताएं थी, ठीक है, उस पर भी विचार किया कि इस असमानता को कैसे ख़त्म किया जाए। क्योंकि बहुत सारे हमारे नेता सोचते थे कि अगर हमारा देश आज़ादी हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह का भेदभाव जो बनी रहेगी, है ना, छुआछूत बना रहेगा समाज में, तो फिर तो कितना भी आज़ाद हो जाए देश से, हम वैसे ही पिछड़े रहेंगे, ठीक है। हमारी गुलामी वैसे ही रहेगी। अंग्रेज को जाने के बाद जो बड़ी जात के लोग, ऊंची जात के लोग हैं, वो गुलाम बना लेंगे निम्न जात के लोग। इसलिए जो है संविधान लिखा गया, ठीक है, हमारा संविधान। और ये लिखने वाले लोग भी जो थे वो अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव होते हैं, और उन्होंने लोगों के खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। तो इसमें जो सबसे बड़े लीडर थे, आप पहले ही हम लोग बात कर ली थी, वो थे भीमराव अम्बेडकर। और यही भीमराव अम्बेडकर जो थे जिन्होंने संविधान के बारे में जो ऐसी दृष्टि रखी जिसमें भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, है ना। जितने भी भारत के लोग हैं वो सब क्या होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। कोई छुआछूत नहीं, कोई अछूत नहीं, कोई दलित नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट किसको माना गया, समानता को, इक्वालिटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वैल्यू। और इसमें हम सभी को जो है यह भारतीय के रूप में जोड़ दिया। हम लोग क्या है, ऑल आर इंडियन, कि कोई अछूत अछूत और ऊंची जात और निम्न जात के व्यक्ति नहीं है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, सबको जो है हर वो अधिकार मिले जो उच्च कास्ट के। उसके बाद क्या किया गया, अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को जो है एक क्राइम की तरह देखा गया, और इसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। अबॉलिश मतलब कानूनी रूप से इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। छुआछूत प्रथा जो हमारे देश में सदियों से चल रही थी, इस प्रथा को हमारे देश की आज़ादी मिलने के बाद जब हमारा संविधान बना, ठीक है, तो इसको छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया कानून बना करके। अब कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हर व्यक्ति को अपनी पसंद का काम चुनने का के लिए वो आज़ाद हो गए, ठीक है। नौकरियां अब सभी लोगों के लिए खुली हुई है, हर व्यक्ति हर तरह की नौकरी कर सकता है। पहले क्या था कि जो जिस जात का बच्चा होता था वो वही नौकरी कर सकता है, बट अब क्या हो गया, जितनी भी नौकरी है, जॉब्स है, वह उसमें हर कैटेगरी के लोग जो है वह कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप देखोगे कि सरकार ने भी जो है सरकार संविधान ने सरकार पर भी जिम्मेदारी डाल दी कि जो गरीबी, अमीरी और जाति व्यवस्था को समानता का अधिकार दिलाने के लिए आप कुछ स्पेशल कदम भी उठाएं, है ना। उनको फ़ायदा दिलाने के लिए कुछ स्पेशल कदम भी उठाए गए, जिसमें आरक्षण, है ना, सुविधा भी दी गई। रिजर्वेशन के बारे में भी आप आगे पढ़ोगे बच्चों, है ना, रिजर्वेशन आरक्षण क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ जो कुछ बैठे हैं नेता, आपको दिख रहा है कौन है, भारत का संविधान लिखने वाले समिति के कुछ सदस्य, है ना। संविधान के बारे में आप आगे की क्लास में भी आप पढ़ोगे, संविधान कैसे बनाए गए, कैसे लिखे गए। तो संविधान क्या है, संविधान हमारे कानून की पुस्तक है, ठीक है। इसमें बहुत तरह के कानून, हमारे देश के लोगों के अधिकारों की बात लिखी गई है। और इसमें बहुत जो नेता सब बैठे हुए हैं, इन्होंने जो लिखने वाले सब इसमें मेंबर है, जिसका पिक्चर आपको दिख रहा होगा। और ये जो बगल में दिख रहा है ना, ये किताब, दिस इज द, ये हमारा है संविधान। ये पुस्तक है, ठीक है, हमारे कानून की मोटी किताब है। इट इज़ कॉल्ड भारत का संविधान। तो ये संविधान लिखने वाले जो लेखक थे, आपको पता है कि इसको लिखने वाले टोटल मेंबर्स कितने थे, टोटल थे इसमें 39, लगभग 200। लिख नहीं पा रहे, इसमें पेन चलता नहीं है इसमें, होता है 299 मेंबर्स थे। तो इसमें मतलब लगभग जो 300 लोग जो थे वह जो लिखने वाले व्यक्ति थे। और जो मेन लीडर थे इसमें जो है वो थे, आपको संविधान सभा के अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। और इन लोगों ने मिलकर के संविधान को बनाया। और इस संविधान में हर तरह की चीज़ें, जैसे विविधता की इज्जत करना, ठीक है, और सबको समानता सुनिश्चित करना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद लोगों ने यहाँ पे, अब जो संविधान लिखने वालों ने महसूस किया कि सबको धर्म का पालन करना, अपनी भाषा बोलने का अधिकार, सबको अपने त्यौहार मनाने का अधिकार है, ठीक है, अपने आप को अभिव्यक्त, है ना, करने की आज़ादी है कि हर कोई बोल सकता है, ठीक है, हम अपनी विचारधारा प्रकट कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। हम हर तरह का धर्म मना सकते हैं, सब त्यौहार मना सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भाषा बोल सकते हैं। अगर आप हिंदी जानते हो तो आप अंग्रेजी भी सीख सकते हो, उर्दू भी सीख सकते हो, ठीक है।
हमारी भाषा को सीख सकते हैं, क्योंकि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, है ना। कोई भी धर्म जो है छोटा बड़ा नहीं है। धर्म भी क्या है सरकार की नज़र में, धर्म भी बराबर है, क्योंकि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश। भारत को क्या माना गया, एक सेकुलर कंट्री माना गया। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, ठीक है। वह देश जहाँ पे धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। और उनको क्या देखा जाता है, हमारी एकता, यूनिटी, ठीक है, कि धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्म एक है और हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये होता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो भारत को संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना गया, जहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल माना गया। और इसी समय हमारे संविधान में इस बात पे जोर दिया गया कि ये भी कहा गया है ना, ये पार्ट इस बात को भी उठाता है कि ऐसा नहीं है संविधान में कानून बने हैं कि सब बराबर है ना, सब समान है। बट आप देखोगे जो इनइक्वालिटी है, असमानता, स्टिल प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी, है ना। आज भी हमारे एग्जिस्ट कर रही है, आज भी व्यवहार में है, लोग भेदभाव करते हैं, ठीक है, छुआछूत भी करते हैं। और लेकिन समानता वह मूल्य है ना, एक वैल्यू है जिसके लिए आप देखो कि हमें निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ेगा, है ना। ये ऐसी चीज़ है कि आपको हर व्यक्ति को जिसे लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये संघर्ष करते रहने वाली चीज़ है ना, समानता के लिए। और जो इंडियंस के लिए भी समानता को जो एक बार होना चाहिए, एक फैक्ट होना चाहिए कि जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ठीक है। समानता सबके लिए सच्चाई बने, ताकि इसके लिए जो लोगों ने संघर्ष किया है, ठीक है, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा जो उठाए गए कदम, ये भी बहुत जरूरी है। ये सरकार इसके लिए कदम हर समय टाइम टू टाइम क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, है ना। बहुत सारी नई योजना ला सकती है, ठीक है, लोगों के लिए कि सब बराबर है, और इस प्रकार के बहुत सारे एक्ट पास कर सकती है। तो सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है समानता को आगे तक स्थापित करने में। बच्चों ये आपका जो है सेकंड चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया। ये संविधान हमारा जो था ना, विविधता एवं भेदभाव, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे और इसके बाद आप एक्सरसाइज क्वेश्चन इसके आप लोग करेंगे, ठीक है। ओके बाय।